नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। मैं मुकेश पुरी आज आप लोगों से लाइव रूबरू होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो सका। तो मैंने सोचा भी क्यों न जो स्टूडेंट्स हैं, अपने साथी हैं, भाई बंधु हैं, उनका समय खराब ना हो, तो उनके टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए मैंने सोचा क्यों न जो आज हमें डिस्कस करनी थी उस डिस्कशन पर एक वीडियो ही क्यों न अपलोड कर दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला था भी हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस तरीके से हम लोग कौन सी बुक प्रेफर करते हुए CSIR नेट फिजिकल साइंस में इजीली क्रैक कर सकते हैं। फिजिकल साइंस में नेट क्रैक करना बहुत आसान है और यदि आप लोगों का नेट क्रैक हो गया और यदि एप्टीट्यूड आपका स्ट्रॉन्ग है तो श्योर मानिए कि आप लोग JRF के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो एप्टीट्यूड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं वो भी मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले बुक्स के बारे में। हमें कौन कौन सी बुक्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए या करनी होगी, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अपने पास बुक्स में बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में आप लोग जो हैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स HK दास की जो बुक है उसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हायर इंजीनियरिंग या एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है HK दास की बुक, उसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यदि किसी के पास HK दास का सॉल्यूशन नहीं है, HK दास की बुक का सॉल्यूशन नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। इसके बाद अपने पास बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोग JC उपाध्याय की बुक को फॉलो कर सकते हैं। JC उपाध्याय की बुक के साथ साथ आप DC पांडे की जो बुक है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। DC पांडे की बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों भी बुक अच्छी है, जो आप लोगों को बढ़िया लगे उस बुक में से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं EMT की, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की B घोष की बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। B घोष की बुक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की जो B घोष की बुक है उसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में DC पांडे सर हैं और HC वर्मा सर हैं। तो DC पांडे की बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं और HC वर्मा सर की जो बुक है वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने जो है DC पांडे सर की बुक से पढ़ा था, तो वहां से आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ सकते हैं RKP की बुक, RK पठारिया की जो बुक है उसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग मेलवेनो एंड लीस की बुक पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग मेलवेनो एंड लीस की बुक जो है उसे फॉलो कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग राजकुमार की बुक फॉलो कर सकते हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में या एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम लोग राजकुमार की जो बुक है उसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जो है उसमें NWSO की बुक, NWSO पिल्लई जो है, पिल्लई सर की, उसकी बुक हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी बुक्स की बात। इसके बाद एक न्यूक्लियर की बुक हम रह गई। न्यूक्लियर में CL अरोड़ा की बुक जो है, CL अरोड़ा की बुक जो है पार्टिकल फिजिक्स, CL अरोड़ा की बुक पार्टिकल फिजिक्स जो है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी अपने पास बुक्स की जानकारी। इन बुक्स में से यदि आप लोग मान लिया जाए भी इनके न्यूमेरिकल एबिलिटीज या बेसिक्स पर आप लोग ध्यान दें तो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, यानी हूबहू वो का वो एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिलेगा। ये मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है भी, मैंने एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह रहा हूँ ये बात भी। इन बुक्स को फॉलो करते हुए आप लोग डायरेक्ट जो हैं, यदि इन बुक के सॉल्यूशंस जो हैं या न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो हैं उनके सॉल्यूशन यदि आप लोग कर लेंगे तो इससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं। तो इसके बाद बात करें भी हमें किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर अपनी कमांड जो है वो बढ़िया रखनी चाहिए। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रत्येक जो अपना सब्जेक्ट है उसे मान लीजिए 5 से 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप लोग यदि पिछले पेपर से यदि आप लोग मिलान करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि इन टॉपिक्स के अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं।
तो इससे आप लोगों का सिलेबस जो 100% है वो घटकर केवल और केवल 10% से 15% के बीच में वेरी करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग 100% पढ़ रहे थे और उसकी जगह यदि हम लोग ढंग से केवल 10 से 15% का ही अध्ययन करें तो हम लोग फिजिकल साइंस में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। फिजिकल साइंस में जेआरएफ। तो देखिए वो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताता हूं। तो अब बात करने वाले हैं हम लोग किस सब्जेक्ट में से किस प्रकार के टॉपिक्स हम लोग पढ़ें तो जिसके माध्यम से हम लोग CSIR नेट क्वालिफाई कर पाएं, यानी कौन कौन से टॉपिक जो है अपना अलग महत्व रखते हैं इस CSIR नेट के एग्जाम में, या जिनमें से बार बार क्वेश्चन आता ही आता है, यानी जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं जिन्हें करने के साथ ही हम लोग यदि हम उन्हें कंठस्थ कर लें या फिर यूं कहें भी उन पर आने वाली कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग मिनटों में सॉल्व कर दें, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस या इस प्रकार के टॉपिक्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। मैथमेटिकल फिजिक्स में अपने पास आता है कंटूर इंटीग्रेशन। तो पहला टॉपिक जो है अपने पास वो है कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़ सकते हैं इसका बेसिक, पोल्स, टाइप्स ऑफ पोल, रेजिड्यू एंड कंटूर रेजिड्यू थ्योरम। तो ये जो टॉपिक यदि आप लोग क्लियर कर लेंगे तो आपके 2 मार्क्स जो हैं या 3 मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग +1 से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यानी नेट के पेपर में पूछे जाने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो है वो आप लोग मात्र और मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, यानी केवल और केवल 10 सेकंड में, ठीक है, और वो भी ऑप्शन के माध्यम से। तो ऑप्शन से हम लोग किस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करके बताऊंगा एक अदर वीडियो में, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शन से किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में अपने पास आइगन वैल्यूज हैं और इसके टाइप हैं, आइगन वैल्यू एंड इट्स टाइप। इसके बाद हर्मिशन मैट्रिक्स जो है, इसके बाद केले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये 3 जो है मैट्रिक्स के पोर्शन में अपने पास ये 3 भाग हैं। कौन कौन से? आइगन वैल्यू, इसके टाइप क्या है, आइगन वेक्टर है, इसके बाद अपने पास है केले हैमिल्टन थ्योरम और हर्मिशन मैट्रिक्स। फिर न्यूमेरिकल टेक्निक, न्यूमेरिकल टेक्निक टू सॉल्व इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल टेक्निक टू सॉल्व इंटीग्रेशन जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन। और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रूल जो है वो कौन कौन से अपने पास, एक तो है सिम्पसन का 1/3 रूल। सिम्पसन का 1/3 रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में 100% पूछा जाएगा। और इसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल जो है, ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ये 2 रूल आप लोगों को इस प्रकार से याद तैयार करने हैं कि इन पर कोई भी प्रॉब्लम जो आप लोगों को आए तो आप लोग इसे सेकंडों में या मिनटों में हल कर सकते हैं। इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, प्रोबेबिलिटी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यदि इनमें भी किसी भाई के किसी साथी की दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बता सकता है, इसके लिए मैं वीडियो या उसके लिए PDF जो है वो अपलोड करवा दूंगा। इसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने पास सबसे पहले टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो आता है लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हर्मिशियन इक्वेशंस ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म, पॉइसन ब्रैकेट। तो ये टॉपिक्स आप लोग जो हैं इन्हें कंठस्थ करेंगे, इन्हें याद करने का प्रयत्न करेंगे, इन पर प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, इनके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। इसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी फॉर्मूले की किट जो है मैंने जो व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने अपलोड करवा दी है, ठीक है। इसके बाद फेज स्पेस डायनेमिक्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। फेज स्पेस है, डायनेमिक्स, स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना, इन स्मॉल ऑसिलेशन से हम लोग एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए पूछा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हम लोग पहले तो बता दूं भी बुक्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। DC पांडे की मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, DC पांडे की बुक हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और इसमें से टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हमें तैयार करने हैं, तो टॉपिक में देखिए सिस्टम्स,
सिस्टम्स में 1D 2D 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हम लोग क्लियर कर सकते हैं। यानी सिस्टम्स में अपने पास क्या होंगे, 1D 2D सिस्टम, 3D सिस्टम, हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हैं, इन्हें हम लोग तैयार कर सकते हैं। इनके लिए एनर्जी डिजनरेसी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वेव फंक्शन डिजनरेसी किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन जो हैं वो प्रत्येक सिस्टम के लिए किस प्रकार का होता है, या उनके जो फॉर्मूले हैं उन्हें हम लोग याद कर सकते हैं। इनके एक नोट्स एक जगह बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी से आता है, प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी। ठीक है, कम्यूटेटर जो है अपने पास, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, WKB एक्सप्रेशन जो है वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये 4-5 टॉपिक जो हैं यहां से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की, यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की जो यूनिट है, ये पूरी यूनिट अपना अलग महत्व रखती है। इसमें से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूरी यूनिट जो है वो आप लोगों को क्लियर करनी होगी। तो इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो 2D सिस्टम है, 3D सिस्टम है, लेटिस स्ट्रक्चर है उनकी, इसके बाद कोऑर्डिनेट नंबर हैं उनके लिए, रेसिप्रोकल लेटिस जो हैं। तो ये क्वेश्चंस आप बार बार जो हैं वो पूछे जाते हैं, ब्रिलियंट जोन्स जो हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बार बार जो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें से आते हैं। ठीक है, इसके बाद लेटिस वाइब्रेशन है, इसके लिए ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी निकालना जो है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन का जो एक अपने पास एक्सप्रेशन है वो 3 बार नेट के एग्जाम में आया है। 3 बार फिजिकल साइंस नेट के एग्जाम में आया है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टिविटी में वैल्यू ऑफ Hc1 Hc2 है, इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकी की। इलेक्ट्रॉनिकी में ओपेम्प, ओपेम्प इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रॉनिकी। इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओपेम्प इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। every question that is asked in the CSI NET physical science exam is based on OPAMP. In OPAMP, there are various types. We have OPAMP as a differentiator, subtractor, adder, integrator, multiplexer. तो ये सारे जो हैं इन पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो हम लोग इन न्यूमेरिकल जो हैं ओपेम्प के हों चाहे ट्रांजिस्टर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओपेम्प के हों चाहे ट्रांजिस्टर के हों, इन्हें हम लोग केवल और केवल KVL और KCL से सॉल्व कर सकते हैं। KVL और KCL, KVL का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, और KCL इफ एनी जंक्शन हमें जहां भी दिखाई देता है तो वहां हम लोग क्या लगा सकते हैं, KCL जो है किर्चॉफ करंट लॉ है या जंक्शन लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चन जो है किस प्रकार का आता है, तो इनमें क्वेश्चन जो है कोई रेजिस्टेंस है, कोई कैपेसिटर है तो उसकी पोजीशन पूछ ली जाती है, या फिर उसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, भी ये कैपेसिटर जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसके लिए आउटपुट हमें दी गई होती है। ठीक है, इसके बाद लॉजिक गेट जो है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा अभी लॉजिक गेट का क्वेश्चन CSI नेट के एग्जाम में किस प्रकार से आता है। तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशनल टाइप लॉजिक गेट्स आते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन किस प्रकार का कॉम्बिनेशन, इसमें जो अपने पास हाफ एडर हैं, फुल एडर हैं, हाफ एडर सब्ट्रैक्टर हैं, फुल एडर सब्ट्रैक्टर हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन सा रहता है और उस कॉम्बिनेशन के आधार पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और कई बार हमें एक पूरा स्ट्रक्चर दिया रहता है, यानी डायग्राम दे दिया रहता है और उसे सॉल्व करना रहता है, यानी इसका आउटपुट जो है वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हम लोग K-मैप जो मेथड है, K-मैप सॉल्विंग टेक्निक है, वो अप्लाई करते हैं। और यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले जिसमें K-मैप हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि लास्ट में जो अपने पास आउटपुट आती है, तो यानी इनपुट की फॉर्म में, यानी X, Y या A, B जो भी इनपुट हम लोग अप्लाई करते हैं उसकी फॉर्म में आती है, लेकिन हमें ऑप्शन जो दिए रहते हैं वो गेट की फॉर्म में दिए रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यानी यदि K-मैप हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट जो होगी वो किसकी फॉर्म में अप्लाई करनी होगी हमें, या जो हमें आंसर जो टिक करना होगा वो गेट की फॉर्म में टिक करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अपने उसमें हम लोग ओपेम्प जो है अपने पास वो लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर। ठीक है,
तो ये 3-4 टॉपिक जो है इन्हें क्लियर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग आगे अपने पास आता है EMT यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोग केवल और केवल बेसिक नॉलेज के सहायता से, यानी केवल और केवल बेसिक नॉलेज की सहायता से ही हम लोग CSIR नेट की क्वेश्चन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज में अपने पास आता क्या क्या है, तो बेसिक नॉलेज में हम लोग सबसे पहले बात करें, अभी ड्यू टू चार्ज बात कर रहे हैं हम लोग। तो ड्यू टू चार्ज अपने पास फोर्स है, ठीक है, फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन पर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग इन सब के लिए फॉर्मूले जो है वो एक जगह लिख सकते हैं और उन्हें आसानी से जो है लिख कर याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इमेज चार्ज मेथड जो है, इमेज चार्ज मेथड वो भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। लाप्लास, पॉइसन और मैक्सवेल की इक्वेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, इस पार्ट में। फिर अपने पास प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, प्लेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है वो आना चाहिए। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेव गाइड है, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल अपने पास है, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री फिजिक्स की। न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग जो अपने पास है वो एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन जो है या क्लासिफिकेशन टेबल जो है वो हमें कंठस्थ होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि वो पूरी हमें याद होगी तो उसके माध्यम से हम लोग जो सारे क्वेश्चन जो हैं यानी उस पर पूछे जाने वाले उसकी बॉन्डिंग एनर्जी के बारे में या कोई भी टाइप का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो आता है, मैं इसमें एक ही पार्ट जो है वो आप लोगों को फॉलो करना बताऊंगा और वो है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन टेबल जो है उसे आप लोग अच्छे से याद करें, तैयार करें, ठीक है। उसे बार बार लिख कर देखें, उसे बार बार याद करें, ठीक है। इसके बाद एक अल्फा बीटा गामा डीके जो है अपना, अल्फा बीटा गामा डीके है, इस पर कंजर्वेशन लॉ पर आधारित, यानी पिछली बार जो क्वेश्चन आया था अभी दिसंबर 2019 में, ठीक है। तो लास्ट जो अपना फिजिकल साइंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो कंजर्वेशन लॉ पर आधारित था, यानी चार्ज कंजर्वेशन लॉ वहाँ पर अप्लाई हो रहा था। इसके बाद अपने पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, वो भी हम लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में फर्स्ट जो भाग अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स नोटेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स नोटेशन जो है वो हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जीमेन इफेक्ट है, जीमेन इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, वेवलेंथ शिफ्ट है, ठीक है, इसके सिलेक्शन रूल हैं वो हम लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद पास्टन बैच इफेक्ट जो है अपने पास वो भी इंपॉर्टेंट है, पास्टन बैग इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हाइपर फाइन स्ट्रक्चर जो है अपने पास, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है या आइसोटोपिक शिफ्ट जो है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपने पास लास्ट सब्जेक्ट अपने पास बचता है, लास्ट सब्जेक्ट अपने पास थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन जो है उसमें केवल यदि हम लोग बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक फार्मूले जो हैं वो ही केवल इससे यदि याद कर लें या उन्हें एक जगह लिख लें या उस पर बेस्ड क्वेश्चन यदि सॉल्व कर लें तो आपका CSIR नेट में जो फिजिकल साइंस के में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद स्टैटिकल फिजिक्स में हम लोग बात करें तो स्टैटिकल फिजिक्स में एवरेज एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन वैल्यू है या एवरेज एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन वैल्यूज हैं वो पूछी जाती है। इसके बाद पार्शियल फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन है, नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इन पर बेस्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जो है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, उस पर अभी जो अपना 2018 दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें इस पर क्वेश्चन आया था, उससे पहले इस पर क्वेश्चन नहीं आते, तो इस पर अभी तक एक ही क्वेश्चन आया। तो मैं अभी JEM के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी ये टॉपिक भी आप लोग फॉलो करो।
तो इतने टॉपिक्स जो हैं वो आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही टॉपिक यदि आप लोग ढंग से क्लियर कर लें तो आप नेट नहीं JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी अपने बी भाग एंड सी भाग की। अब बात करते हैं भाग ए की, यानी ये भाग अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस अपने एक साथी शेफाली जो हैं वो समझ सकती है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बेस्ट बात करेंगे। तो जो अपना पोर्शन भाग ए भाग है, उस भाग ए में आप लोग किस प्रकार से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो भी सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं भी 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स ने, फिजिकल साइंस या फिजिक्स के विद्यार्थी ने यदि उसकी एप्टीट्यूड कमज़ोर है तो फिर वो फिजिक्स में क्या करेगा। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को भाग ए जो है उसे क्लियर करना चाहिए। भाग ए में आप लोग श्योरली यदि थोड़ा सा टाइम देंगे तो श्योरली आप लोग 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं। ठीक है, तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाना कोई हार्ड नट टू क्रैक नहीं है। इसे सिंपली हम लोग कहें तो इसे यदि हम लोग एवरी संडे 2 to 3 आवर यानी 2 से 3 घंटे यदि एवरी संडे इसे दें तो आसानी से हम लोग 30 में से 30 नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 में से 30 नंबर प्राप्त करने के लिए मैं आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगा इसमें। तो इसके लिए मैं हर संडे को सुबह सुबह या यूं कहें भी जैसा आप लोगों को टाइम प्रेफर होगा मैं आप लोगों से बात कर लूँगा, या आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो 30 में से 30 नंबर लाने के लिए हम लोग एक डेली जो या एवरी संडे कहें वीकली क्लास जो हैं वो एप्टीट्यूड की लगाया करेंगे। ठीक है, तो एप्टीट्यूड की जो अपनी क्लास होगी वो लगभग 2 से 3 घंटे की रेगुलर क्लास हम लोग चलाएंगे। ठीक है, तो इसे जल्दी से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात अपने सिलेबस की या कौन सी बुक फॉलो करें। तो मुद्दे की बात पर आते हैं हम लोग। मुद्दे की बात ये है दोस्तों भी हमारे मन में जो भय है उस भय को निकालना होगा। ठीक है, यानी ये समझ लीजिए भी फिजिकल साइंस जो है या फिजिकल साइंस में नेट क्रैक करना है वो बहुत आसान है, वेरी इजी है। इसे आप लोग केवल 1 महीने की कठोर तपस्या से 1 महीने की कठोर तपस्या से ही हल कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बंदा आपके सामने बैठा है इसने केवल और केवल 1 महीना तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, जो मुझे अच्छे से जानते हैं या जो मेरे साथ में रहे हैं तो उन्हें पता है भी मैंने CSIR नेट फिजिक्स के लिए कितनी तैयारी की थी। ठीक है, यानी उन्हें मतलब रिजल्ट देखकर अचंभा हुआ था भी ये किस प्रकार से, इसने तो कभी तैयारी नहीं की और इसका सिलेक्शन या JRF कैसे हो गया। तो वो एप्टीट्यूड के कारण हुआ दोस्तों। ठीक है, जो अपना जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट आता है उसमें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स प्राप्त करने पर ही आज JRF क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो वैसे मेरे 99 पॉइंट समथिंग जो मार्क्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, NTA स्कोर के अनुसार। तो इसके बाद बात करें भी जो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मेरे अपने खुद के जेन्युइन नोट्स जो हैं वो कैसे आप लोगों तक प्रोवाइड करवाऊँ। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है भी जो अपने एक जो मेरे पास अभी आप लोगों की लिस्ट में देखूं तो लगभग 200 के करीब जो हैं कैंडिडेट जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन 200 के पास मतलब व्हाट्सएप पे जो 200 के 200 जुड़े हैं तो उनके साथ एक एक करके नोट जो PDF भेजना है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इससे बचने के लिए मैं चाहता हूँ भी या तो मैं एक अपना जो है एक फिजिकल साइंस का एक ग्रुप बना लूँ और उसमें डाउट सॉल्वर भी हम लोग रख देंगे। यानी जैसे जैसे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर डाउट है आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे राय देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग आप लोगों की पूरी मदद करेंगे CSIR नेट क्रैक करने में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।